हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का स्वागत है पीयूष लर्निंग हब के इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्त, आज इस सेशन में हम बीपीएससी यानी कि जो 30 सितंबर को एग्जाम हुआ था और उसमें जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे थे उस प्रश्न के माध्यम से साथियों उस जो विषय है उसकी समरी आपके साथ प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे साथियों हम लोगों ने सिलसिला हमारी जो है एक क्लास हो चुकी है, यानी कि 2 हफ्ते पहले एक वीडियो पढ़ चुकी थी और जिसमें साथियों आप सभी ने बड़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। और साथियों आज हम तीसरे प्रश्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो 30 तारीख को हिस्ट्री के प्रश्न पूछे थे उस पर। यानी कि इस प्रश्न के माध्यम से एक बहाना है साथियों, ई बहाना के माध्यम से हमार कोशिश बा कि साथियों जो वर्धन राजवंश है उसकी समरी आप सभी के साथ प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो चलिए साथियों सेशन शुरू करते हैं। और देखो साथियों जैसे हैं वैसे ही कट करके मैंने लगाया है, अपने तरफ से ज़्यादा उसे टाइप भी नहीं किया है कि इससे साथियों आपकी विश्वास कम ना हो। ठीक है, प्रश्न है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। एक और ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए साथियों सेशन शुरू करते हैं। देखो साथियों यहाँ पे मैप भी है, यानी कि उस समय थोड़ी सी मैप भले ही अलग थी बट समझने के लिए साथियों हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ सकते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना की बात आती हो तो साथियों नाम आता है पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति नाम आता है। ठीक है, और पुष्यभूति नाम आता है तो साथियों ये भी याद रखने की हमें जरूरत है कि कई जगह वर्धन राजवंश न कहकर इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो पुष्यभूति वंश था या वर्धन राजवंश था, इन्होंने अपना स्थान जो था, इन्होंने अपना जो राजधानी नियुक्त किया था वो आज के जो आप आज के जो हरियाणा देख रहे हैं साथियों। ठीक है, ये जो आज के आप हरियाणा देख रहे हैं यानी कि जो पूर्वी पंजाब उस समय हुआ करता था, वहीं पे एक स्थान है स्थानेश्वर या थानेश्वर। ठीक है साथियों, थानेश्वर को बनाया था। अब देखो साथियों पुष्यभूति के बाद जो अगला शासक हुए नरवर्धन, और नरवर्धन के बाद साथियों अगला शासक हुए राज्यवर्धन। एक राज्यवर्धन और भी आगे आएंगे। उसके बाद साथियों शासक हुए आदित्यवर्धन। इतने तक साथियों हमें जो शासक मिलते हैं उनके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी मिलती नहीं है और हमें ज़्यादा जानना भी नहीं है। ठीक है, बस यही जान गए पुष्यभूति की स्थापना, वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। राजधानी बनाया था थानेश्वर। स्थानेश्वर ये कहाँ है? हरियाणा में। उसके बाद शासक बनते हैं नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन। और आदित्यवर्धन का साथियों एक बड़े ही वीर पुत्र हुए प्रभाकर वर्धन। ठीक है साथियों, प्रभाकर वर्धन। और देखो साथियों एक बात मैं बता दूं, जैसे गुप्तों के पतन होता है तो साथियों एकमात्र ऐसा अंतिम ही शासक कह लीजिए मुस्लिम आक्रांताओं से पहले, मुस्लिम शासनों से पहले, जिसने पूरे ये टेरिटरी जो आपको दिख रहा है साथियों भारत का, इसके ऊपर शासन करने का कार्य किया किसने? वर्धन वंश। ठीक है साथियों, एकमात्र हिंदू राजवंश भी कह लीजिए। ठीक है, जिसके एक छत्र छाया में ये सभी टेरिटरी आया करते थे। देखो साथियों तो आदित्यवर्धन के ही पुत्र हुए प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के समय साथियों कई बार हूणों की आक्रमण होती है और कई बार इन्होंने हूणों की पराजित किया। इस क्षेत्र से साथियों हूण लगातार परेशान कर रहे थे किसको? प्रभाकर वर्धन को। तो प्रभाकर वर्धन ने इन्हें कई बार पराजित करके कई उपाधियां भी ली हैं, जैसे एक हूण हरिन केसरी का भी उपाधि लिया है इन्होंने। दूसरी चीज साथियों एक प्रभाकर वर्धन ने उपाधि ली थी महाराजा या परम भट्टारक। महाराजा या परम भट्टारक। देखो साथियों महाराजा या परम भट्टारक, अब ये उपाधि प्रभाकर वर्धन ने ली थी, लेकिन ये उपाधि हमें एक और संकेत देती है कि ये जो वर्धन वंश के लोग थे ये गुप्तों के सामंत थे, क्योंकि गुप्त लोग ऐसे उपाधि लिया करते थे। तो ये एक प्रकार से साथियों गुप्तों के सामंत थे। जैसे साथियों आप सामंत के बारे में जानते हैं ना, कि जैसे आपको पता है कि मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं और साथियों राज्यपाल वेस्ट बंगाल में भी नियुक्त किए हैं, यहाँ पे भी नियुक्त किए हैं। तो साथियों उसी तरीके से जो गुप्त वंश के महान शासक हुआ करते होंगे ये अपने अलग अलग क्षेत्रों में सामंत नियुक्त करते थे, तो ये एक प्रकार से गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, तो साथियों प्रभाकर वर्धन ने एक तो हूणहरिन केसरी की उपाधि ली थी, एक तो साथियों गुर्जर प्रजागर की भी उपाधि ली थी, क्योंकि यहाँ पे जो वल्लभी क्षेत्र पे साथियों इधर गुर्जरों की साथियों जो गुर्जर राजवंश थे इनकी शासन थे, तो इनके साथ भी इनकी कई बार हाथापाई हुई है, तो एक इन्होंने गुर्जर प्रजाकार की भी उपाधि ली है। ठीक है साथियों, अगला चीज साथियों प्रभाकर वर्धन ने भी एक गलती ही की थी, समझ लीजिए साथियों। इन्होंने साथियों यहाँ से आकर ये मालवा वाले क्षेत्र पे जहाँ पे प्रवर्ती गुप्त, देवगुप्त या देववर्मन शासक कर रहे थे साथियों, यहाँ पे साथियों उस समय साथियों आक्रमण करके लूटपाट की थी। अब यही साथियों इसी लूटपाट की हर्जाना आगे चल के बड़ी हम देखेंगे कि बड़ी नुकसान होता है वर्धन राजवंश को। तो देखो साथियों प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र, एक तो राज्यवर्धन, अब इसको आप सेकंड कह लीजिए क्योंकि एक राज्यवर्धन पहले हो चुके थे, एक साथियों हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन के बारे में साथियों हमें चीजें को थोड़ा सा डिटेल में समझना है। और साथियों एक इनकी पुत्री थी राजश्री। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी राजश्री, और यही राजश्री की जो विवाह करते हैं, यहाँ पे देखो ये उत्तर प्रदेश में साथियों एक स्थान है कन्नौज। ठीक है, कन्नौज
और बात करें तो यहाँ पे उस समय शासक, यहाँ पे एक राजवंश था मोखरी राजवंश। कौन सा? मोखरी राजवंश। और उसके शासक हुए गृहवर्मा। ठीक है, गृहवर्मा। इससे शादी करते हैं प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री की। ठीक है, अगले चीज साथियों बात करें तो उस जैसे ही प्रभाकर वर्धन की साथियों मृत्यु हो जाएगी तो शासक बनता है बड़े पुत्र राज्यवर्धन। और साथियों राज्यवर्धन जब शासक बनते हैं तो एक यहाँ पे बड़ी घटना ये होती है कि यहाँ पे जो ये आप बंगाल वाला क्षेत्र देख रहे हैं साथियों, ये बंगाल वाले पे साथियों यहाँ पे गौड़ वंश का, यहाँ पे साथियों गौड़ राजवंश का शासन था और शासक था शशांक। ठीक है, शशांक। तो साथियों शशांक ने क्या किया कि जो मालवा के ऊपर देववर्मन का शासन चल रहा था, इनके साथ मिलकर ये दोनों ने मिलकर गृहवर्मा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। यानी कि जो मोखरी राजवंश के शासक थे गृहवर्मा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और यहाँ पे साथियों देवगुप्त ने हत्या कर दी किसकी? गृहवर्मा को। और उसके बाद राजश्री को जेल में डाल दिया। तो उसके बाद साथियों राज्यवर्धन भागे भागे जाते हैं इसके बचाव में। तब तक साथियों ये शशांक यहाँ से निकल गया होता है और यहाँ पे साथियों मिलता है कौन? देवगुप्त या देववर्मा। तो उसे साथियों पराजित करके यही मार डालते हैं कौन? राज्यवर्धन। ठीक है, उसके बाद साथियों क्या होता है कि कहा जाता है, कई जगह उल्लेख है कि फिर जो शशांक था ये एक शादी का न्योता भेजता है राज्यवर्धन को। फिर राज्यवर्धन यहाँ से हरियाणा से जाते हैं ये बंगाल वाले क्षेत्र में और यहीं पे साथियों हत्या कर देता है कौन? शशांक। ठीक है, अब उसके बाद कौन शासक बनेगा? हर्षवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन के बाद शासक बनते हैं हर्षवर्धन। कब? 606 ईस्वी में। उस समय शायद उम्र बताई जाती है साथियों इनकी 16 साल। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बनते हैं और साथियों इनका एक सबसे बड़ा काम यही था कि एक तो साथियों इन्हें कन्नौज को भी देखना था, फिर साथियों यहाँ पे राजश्री को भी साथियों ढूंढ कर ला रहा था क्योंकि वो कहा जाता है कि जंगल में चली गई थी। तो यही सब करने के बाद साथियों जब कन्नौज में राजश्री को गद्दी पे बैठाने का अवसर आया तब साथियों यहाँ के लोगों का कहना था कि आप भी अपना शासन यहीं कर लीजिए, आप यहीं के मतलब राजा ही बन जाइए एक प्रकार से। तो अब यहाँ से साथियों स्थानेश्वर या थानेश्वर से इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और कन्नौज से हरियाणा ये सारे क्षेत्र के ऊपर नजर रखते थे कौन? हर्षवर्धन। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से किसने अपने शासन थानेश्वर से कन्नौज किया था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन ने। ठीक है साथियों, तो हर्षवर्धन के बारे में आपने इतनी चीजें जान ली। अब देखो साथियों अगला चीज है हर्षवर्धन के बारे में आप जान सकते हैं कि हर्षवर्धन के समय जो साम्राज्य का विस्तार था वो कहां तक था। तो देखो साथियों यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर और इधर साथियों जो हमें उत्तर के बाद अगर हम देखते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में साथियों ऐहोल अभिलेख जो हमें बताता है, जो कर्नाटक बीजापुर से प्राप्त हुआ है साथियों, ऐहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश के शासक था और जो हर्ष था, इसके बीच साथियों नर्मदा नदी के तट पर, आप सभी को पता होगा कि साथियों जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, तो साथियों नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर साथियों जो पुलकेशिन द्वितीय था और हर्ष के मध्य लड़ाई लड़ी जाती है क्योंकि साम्राज्य विस्तार के लिए ही लड़ाई थी और यहाँ पे साथियों हर्ष पराजित हो जाते हैं। तो यानी कि एक छत्र साथियों इनके यहीं तक सिमट कर रह जाता है। ठीक है, और इधर बात करें साथियों पश्चिम में, तो यहाँ पे साथियों जानकारी मिलता है कि आपको पता है कि यहाँ पे जो गुजरात वाला क्षेत्र चल रहा था, तो यहीं पे ध्रुवसेन द्वितीय को शायद पराजित करके अपनी पुत्री का विवाह भी करते हैं। तो ये पश्चिम में इधर, और पूर्व में साथियों बात करें तो एक प्रकार से असम को छोड़ दीजिए क्योंकि असम के जो उस समय शासक हुआ करता था असम में भास्कर वर्मन, इसी के दूत हंसवेग के साथ ये बाद में संधि करके साथियों ये शशांक के ऊपर आक्रमण करेंगे वेस्ट बंगाल, ये साथियों बंगाल वाले क्षेत्र पे। ठीक है साथियों, ये बात याद रखिएगा। तो ये एक प्रकार से साथियों इधर उड़ीसा तक समझ लीजिए क्योंकि 643 ईस्वी में साथियों उल्लेख मिलता है जो हर्ष की सबसे अंतिम युद्ध थी गंजम का युद्ध। तो ये सारा का सारा क्षेत्र जो हुआ करता था ये हर्षवर्धन के अधीन आया करता था। कहा जाता था कि साथियों इसकी जो सेना थी एक दिन में 8 कोस यानी कि 24 किलोमीटर दूरी तय करती थी। तो ठीक है साथियों, ये हर्ष के बारे में कुछ आप जानकारी ले लिए। और देखो साथियों हर्ष के बारे में जो हमें सबसे ज्यादा जानकारी देती है या वर्धन वंश के बारे में जो जानकारी देती है वो है हर्षचरितम। ये लिखा गया है किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। और बाणभट्ट जो थे ये क्या थे? दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के। याद रखिएगा हर्षवर्धन खुद भी एक लेखक है। कहा जाता है कि साथियों इसने 3 नाटक की रचना की है, एक तो नागानंद, दूसरी प्रियदर्शिका, तीसरी साथियों रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। ठीक है, और साथियों सबसे ज्यादा जानकारी के स्रोत बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरितम है। ठीक है, बाणभट्ट ने और भी कई ग्रंथ लिखे हैं जैसे कादम्बरी, पार्वती परिणय और साथियों चंडी शतक। ठीक है, इन सभी की रचना ये जो किए हैं बाणभट्ट ने। ठीक है, उसके बाद साथियों सबसे बड़ी बात करें तो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री वेनसांग भी साथियों भारत आया था। ठीक है, इनके आने का जो एक ही उद्देश्य था नालंदा विश्वविद्यालय जो थी साथियों, यहाँ से साथियों शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, तो कहा जाता है कि साथियों और जो हर्षवर्धन है साथियों यहाँ पे एक और बात का उल्लेख करता है जो वेनसांग है,
ह्वेनसांग साथियों एक बात कहता है कि 629 ईस्वी में जब वो भारत आया था तब तक साथियों जो हर्ष का शासनकाल है साथियों लगभग 30 वर्ष हो चुका था। ठीक है साथियों, अब कई जगह इस बात का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, लेकिन कई जगह ये भी माना जाता है कि 606 ईस्वी में ही हर्षवर्धन शासक बनते हैं। और देखो साथियों, शुरू में ये कहा जाता है कि जो हर्षवर्धन था ये शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि शैव धर्म को मानता था। लेकिन बात करें तो साथियों जब दिवाकर मित्र के प्रभाव में आता है, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु थे, तब साथियों लगभग 619 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साथियों एक कट्टर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। आपको पता होगा कि कन्नौज धर्म सभा का आयोजन होता है, यानी कि यहीं से, और 643 ईस्वी में, जिसके साथियों मुख्य रूप से अध्यक्ष कौन था? ह्वेनसांग था। ठीक है साथियों, और 18 दिन तक ये शायद धर्मसभा चली थी साथियों। एक प्रकार से जितने भी धार्मिक गुरु थे उन सबको बुलाया गया था। तमाम 300 ब्राह्मण थे, इसमें 1000 नालंदा बिहार के बौद्ध भिक्षु थे, अनेक जैन अनुयायी शामिल थे। कनौज धर्मसभा एक इसके हर्षवर्धन के शासनकाल में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है साथियों, दूसरी चीज़ साथियों एक होता है साथियों प्रयाग महासम्मेलन। हर्षवर्धन करता था, यानी कि जो प्रत्येक 5 साल में, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ साथियों 5 साल में ही, शायद हर साल तो नहीं, प्रत्येक 5 सालों में ये क्या करता था? दान करता था। और साथियों कहा जाता था कि ये बहुत हर्षवर्धन सब कुछ दान कर देता था। यहाँ तक एक बार तो उल्लेख मिलता है कि ये अपने कपड़े तक दान किया कर दिया था और फिर राजश्री से कपड़े मंगाकर पुराने कपड़े पहने थे। तो साथियों 6th प्रयाग महासम्मेलन साथियों 643 ईस्वी में होता है। ठीक है, 643 ईस्वी में, ये भी याद रखने की हमें जरूरत है। ठीक है, कन्नौज धर्मसभा के बाद होता है। और यहाँ पे साथियों ये क्या करता था? प्रत्येक 5 साल बाद ब्राह्मण, भिक्षु, दीन, अनाथ जो भी है उन सबको दान देता था। ठीक है साथियों, हर्षवर्धन के समय में यही सबसे बड़ी बात है कि 1/4 भाग विद्वानों में दान कर देता था। यानी कि एक तो साथियों खुद लेखक था, तो साथियों जो साहित्यकार थे उनका भी बड़ा संरक्षक था हर्षवर्धन। तो ये याद रखिएगा साथियों 6th महाप्रयाग सम्मेलन जो होता है वो 643 ईस्वी में होता है। और फिर साथियों एक पहले हो चुका था 629 ईस्वी में। ठीक है साथियों, 638 ईस्वी में। ठीक है साथियों, सॉरी साथियों, 638 ईस्वी में। और बात करें तो साथियों हर्षवर्धन को इसी दानवीरता के कारण साथियों प्राचीन भारत का कर्ण कहा जाता है। ठीक है साथियों, प्राचीन भारत का कर्ण कहा जाता है हर्षवर्धन को, याद रखिएगा, प्राचीन भारत का कर्ण कहा जाता है। अगला चीज़ साथियों बात करें तो साथियों जैसे जो RS त्रिपाठी हैं, इनके हिसाब से ये कहते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसा दानवीर पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है साथियों, तो साथियों ये बात कुछ हम हर्षवर्धन के बारे में आपको बता दिए। और देखो हर्षवर्धन का साथियों कोई पुत्र नहीं था। ठीक है साथियों, इसके कारण शायद एक पुत्र था तो किसी मंत्री के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, क्या ऐसा उल्लेख मिलता है। तो साथियों पुत्र न होने की स्थिति में आगे कोई इसकी यहीं से साथियों वर्धन वंश समाप्त हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये साथियों कुल वर्धन वंश के बारे में जो साथियों महत्वपूर्ण जानकारी थी वो चीज़ें मैं आप तक शेयर कर दिया। अब साथियों और भी चीज़ें और भी आगे क्लास में कभी डिस्कस हुआ करेंगे, लेकिन साथियों इस क्लास के माध्यम से मैंने आपके साथ साथियों ये चीज़ें डिस्कस की। और साथियों हर्षचरितम के अनुसार ये भी हमें जानकारी मिलती है कि परम परमेश्वर की उपाधि धारण की थी किसने? हर्षवर्धन ने। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।